गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे मैपिंग। ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग के अंतर्गत सबसे पहले आज हम देखेंगे एशिया, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पूरे एशिया के जितने भी कंट्री हैं और उनका जो कैपिटल है, एशिया में पड़ने वाले जितने भी देश और उनकी राजधानी, इसका मैपिंग देखेंगे हम। ठीक है, पूरी दुनिया को आप देखोगे तो पूरी दुनिया में आपको कुछ महाद्वीप दिखाई देंगे, जिनका नाम ये है कि ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जो है ये देश का नाम है। ये जो महाद्वीप है ये ओशेनिया महाद्वीप कहलाता है। ओशेनिया महाद्वीप में छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, उनमें सबसे बड़ा जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है, करके लोग इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। एक्चुअली में महाद्वीप का नाम नहीं है, महाद्वीप ओशेनिया है। ओशेनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है, करके इसको पढ़ाने वाले या पुस्तकों में ऑस्ट्रेलिया ही कहा जाता है। अगर आप गूगल में सर्च करें ओशेनिया तो उसमें ओशेनिया के अंतर्गत 14 देश दिखाई देंगे, उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। तो अब अगर आपको पेपर में इनमें से कौन सा एक महाद्वीप है और ओशेनिया आएगा तो ओशेनिया भी महाद्वीप है, और ओशेनिया महाद्वीप का ही हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? यह है दक्षिणी अमेरिका, यह है उत्तरी अमेरिका, यह है आपका अफ्रीका, यह है यूरोप, उसके बाद फिर यह पड़ेगा आपका पूरा का पूरा एशिया, यह एशिया, और इधर जो है यह है ओशेनिया। और नीचे जो है वो है अंटार्कटिका। तो आपके पास ये 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप। एशिया के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका। उसके बाद फिर तीसरा साइज में सबसे बड़ा महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका, और चौथे नंबर पे आएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, और 5वें नंबर पर आएगा अंटार्कटिका, और 6वें नंबर पर आएगा यूरोप, और 7वें नंबर पे आएगा ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं महासागरों का। तो हमारे पास जो महासागर हैं, इनमें ये जो महासागर है जिसकी आकृति आपको एस के आकार की दिखाई देगी, इस एस की आकार की महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। उसके बाद फिर ये जो है इसका एक किनारा तो ध्रुवों तक जाता है, मतलब एकदम ध्रुव तक तो भी नहीं जाएगा, नीचे में दक्षिणी सागर शुरू हो जाता है, दक्षिणी महासागर शुरू हो जाता है। लेकिन अटलांटिक महासागर जैसे एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जा रहा है। यहां पे देखो दक्षिणी महासागर को टच कर रहा है, और ऊपर में आर्कटिक महासागर है, इस आर्कटिक महासागर को टच कर रहा है, ऊपर में आर्कटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर नीचे से लेकर ऊपर तक फैला हुआ है। लेकिन हिंद महासागर कहानी ऐसा नहीं है। हिंद महासागर जाते हैं अचानक से एक कॉन्टिनेंट आ जाता है, एशिया कॉन्टिनेंट, महाद्वीप आ जाता है, एशिया महाद्वीप आ जाता है, और एशिया महाद्वीप के आ जाने के कारण हिंद महासागर ऊपर तक नहीं जा पाता, करके इसे अर्ध महासागर कहा जाता है, आधा महासागर कहा जाता है। हिंद महासागर को ही आधा महासागर के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद फिर यह है प्रशांत महासागर। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रशांत महासागर की संख्या 2 है क्या? इधर भी प्रशांत महासागर लिखा रहता है। जब आप मैप पढ़ेंगे और मैप पढ़ेंगे तो जो ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस है या किसी भी कंपनी का जब आप स्कूल एटलस यूज करते हैं, उसमें प्रशांत महासागर इधर भी दिखाई देता है, और प्रशांत महासागर उस साइड भी दिखाई देता है, इधर भी दिखाई देता है। तो आप ये बताइए, इस दुनिया में क्या 2 प्रशांत महासागर हैं? तो 2 क्यों दिखाई देता है? कॉपी दिखाइए जरा दीदी, कॉपी दिखाइए।
कोई कहीं से मैं वो कर लूँगा, आप ऐसे ही दे दो ना, ऐसे ही दे दो। इसको तो मेरे को बंद ही करना है। आप ये देखो, मैंने एक पृथ्वी बनाया और पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसा है गाइस? गोल है। अब पृथ्वी गोल है, यहां पे आपका ये हिस्सा भारत वाला है, इसके बाद फिर यहां से शुरू हो जाता है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर ऐसे है, यहां पे जी एक ठंडे प्रशांत महासागर है ऐसे गोल, और ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूं मैप को, ये देखो ऐसे प्रशांत महासागर पीछे छुप गया, प्रशांत महासागर दोनों पीछे छुप गया। लेकिन मैं आपको पढ़ाने के लिए इस प्रशांत महासागर को ओपन करके दिखाना चाहता हूं, तो प्रशांत महासागर आधा से इधर आधा इधर दोनों तरफ आ गया, ठीक है, आधा इस साइड आधा इस साइड। तो ऐसे ओपन करने के कारण प्रशांत महासागर का एक हिस्सा इधर दिखाई देता है और एक हिस्सा इधर दिखाई देता है। एक ही है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर है। और रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में, रिंग ऑफ फायर का मतलब सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो होती है, यहाँ पे एक छल्ला है ऐसे इधर, यहां निरंतर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ठीक है, अग्निवलय। तो ये सारी बातें हैं। चलिए, अगर आप जब भी एटलस पढ़ें, जब भी आप मैप पढ़ेंगे, तो मैप में आपको कुछ कलर दिखाई देगा, जैसे नीला, नीला कलर में ही आप एक चीज देखना, एक तो गहरा नीला कलर दिखाई देगा और एक तो दिखाई देगा हल्का नीला कलर, गहरा नीला एवं हल्का नीला। तो ये हल्का नीला दिखाई देगा और एक दिखाई देगा गहरा नीला। तो जब भी आप किसी गहरे कुएं को देखना, उसका पानी थोड़ा सा ज़्यादा नीला होता है, और जो उथला कुआं होता है, अगर वहाँ प्रकाश जारी प्रतिबिंब बन रहा है, तो थोड़ा सा हल्का नीला होता है। ऐसा ही सूर्य का जब प्रतिबिंब, बादल का जो प्रतिबिंब होता है, समुद्र में बनता है, तो जो समुद्र बहुत गहरा जगह होता है, समुद्र का जो बहुत गहरा जगह होता है, वहाँ की पानी गहरा नीला होती है, जबकि जो समुद्र छिछला होता है अर्थात उथला होता है, वहाँ का हल्का नीला होता है। आप जैसे हिंद महासागर ही देख रहे हैं, तो हिंद महासागर का किनारा जो भारत को टच कर रहा होगा, ये थोड़ा सा फीका नीला दिखाई देगा, और वही बात जैसे ही हिंद महासागर में आप नीचे आओगे तो ये गहरा नीला होते दिखाई देगा कुछ दूर बाद। जैसे भारत का महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप ऐसे डूब रहा है, मतलब एशिया जहाँ पे समुद्र महासागर में डूब रहा है, धीरे 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 डूबा, और हम एकदम खाई में पहुँच गए। और खाई में जब हम पहुँच जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर समुद्र हो गया गहरा, और वो दिखाई देता है एकदम गहरा नीला। अब समुद्र का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो, महासागर कैसे बनता है, महासागर के स्थल कौन कौन से होते हैं। ये देखो, ये है महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप धीरे 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 डूब रहा है, ढलान। इसके बाद फिर समुद्र का खाई आ गया, अचानक से भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, फिर नीचे गए, फिर अचानक से फिर एकदम से भूकंप आ गया, या ज्वालामुखी फट गई। तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का बन गया, फिर उसके बाद फिर ऐसे चले गया। अब हम यहाँ पे पानी भर देते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, बढ़िया चल रहा है। अचानक से फिर कोई अंतर्जात बल ने काम किया, और अंतर्जात बल काम किया तो फिर ये जो जगह है ये थोड़ा सा गहरा हो गया, ऐसे फिर से चालू हो गया।
तो इस प्रकार की होती है महासागरों के अंदर की संरचना। अब हम इसे पानी भर देते हैं। इसे हम पानी भर देते हैं। दिखाई दे रहा है? यहां पे कुछ अवसाद वगैरह ऐसे निकल के आ गया। तो महासागरों की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। महाद्वीप जैसे ही हमारा भारत है। अब भारत का जमीन जहां से डूबना शुरू हुआ, जहां से महासागर का पानी भरना शुरू हो जाता है, इस स्थल को बोलते हैं महाद्वीपीय निमग्न तट। महाद्वीपीय निमग्न तट अर्थात महाद्वीप अब जलमग्न हो रहा है और उसके बाद फिर एक ढाल शुरू हो जाता है। एकदम से खाई थोड़ी ना आएगा। अब मनरेगा में लोग काम करते हैं तो सीधा सीधा किनारे को ही खोदना शुरू कर देते हैं, तो आदमी थोड़ा सा जाता है, फिर अचानक से एकदम गड्ढा में गिर जाता है तालाब वालाब में। लेकिन महासागरों में मनरेगा काम नहीं चलता है, आपको मालूम है। महाद्वीप धीरे 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 डूबता है। तो ये जो ढाल है ये कहलाता है महाद्वीपीय निमग्न ढाल। निमग्न ढाल या इसी को ही महासागरी ढाल भी कहा जाता है। ढलान है। इस ढलान में आपको समुद्री जीव जंतु स्थायी निवास करते नहीं दिखेंगे, क्योंकि ढाल है। आप पहाड़ पर्वत में आप अपना घर बनाओगे क्या ढाल में? आप या तो ऊपर पठारी क्षेत्र में बनाओगे या तो फिर नीचे मैदानी क्षेत्र में बनाओगे, है कि नहीं? ढलान में कोई आदमी थोड़ी ना अपना घर बनाएगा। जैसे हम हैं वैसे ही समुद्री जीव जंतुओं का भी जीवन होता है मेरे भाई। तो जीव जंतुओं का निवास इस जगह में नहीं होता है, महासागरी ढाल में। रहेंगे, घूमेंगे, जैसे आप लोग ट्रैकिंग व्रैकिंग करने पहाड़ पर्वत चले जाते हो जड़ी बूटी या कोई भी कंदमूल के लिए, वैसे वो भी चले जाते हैं अपने शिकार वगैरह के लिए, लेकिन वहाँ स्थायी निवास नहीं करते। फिर उसके बाद फिर आप आओगे तो ये देखो, ये दिखा सबसे महासागरी मैदान कहलाते हैं। आप एकदम गड्ढे में आ गए। जैसे इस जगह में देखो, आप जहाँ रह रहे हो, ये शिवनाथ बेसिन है, हम राजनांदगांव जिले में है और हमसे लगभग 3 किलोमीटर दूर शिवनाथ नदी बह रही है। खुज्जी, साकरदहारा, है कि नहीं? हम शिवनाथ नदी बेसिन में, हम मैदानी क्षेत्र में हैं। वैसे ही सर्वाधिक जो समुद्री जीव जंतु होते हैं वो यही पाए जाते हैं। थोड़ा गहरा एरिया है और सपाट एरिया है, जिसको महासागरी मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासागरी मैदान। उसके बाद फिर अभी जैसे आप यहाँ हो, आप अचानक से बस्तर की ओर जाना शुरू करो, आप केसकाल घाटी, तेलिंग घाटी ऊपर चढ़ोगे। उसके बाद फिर एक ऊंचाई पर आपको पूरा का पूरा कोंडागांव दिखाई देगा, फिर बस्तर दिखाई देगा, सुकमा दिखाई देगा। उसी प्रकार यहाँ पे समुद्र में कोई समुद्री जीव जंतु चाह रहे हैं, अचानक से इनको ऊंचा जगह दिखाई देता है। जब ऊंचा जगह दिखाई देता है तो वैसे ही इनको और स्थल दिखाई देता है, टेबल नुमा संरचना समुद्र के अंदर। ऐसे गहराई में जा रहे हैं, अचानक से ऊपर चढ़ के फिर से एक टेबल नुमा संरचना दिखाई दे रही है, बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है कि नहीं? जैसे हमारे यहाँ अगर प्लेन जमीन में अचानक से चढ़ाव आ जाता है, उसके बाद फिर ऊपर में बसावट देखी जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं पठार। मैदान में हम चल रहे हैं, मैदान में हम जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम अचानक से जाते हैं और ऊपर में जाते हैं, फिर से एक बहुत बड़ी बसावट दिख जाती है,
बहुत बड़ा क्षेत्र दिख जाता है सपाट वाला, उसे हम लोग प्लेट्यू या पठार कहते हैं। वैसे ही महासागरों में ये अच्छा मस्त महासागरीय मैदान चल रहा था, अचानक से चढ़ाव आता है, फिर इसी प्रकार और संरचना दिखाई देती है जहाँ पे सारे जीव जंतु यहाँ पे हैं। लेकिन ये महासागरीय मैदान से थोड़ा सा ऊपर का जगह है। तो ये अगर सामान्य महाद्वीप में मुख्य भूमि में रहता तो ये पठार कहलाता, ये महासागर के अंदर है करके महासागरीय पठार को गुयान कहेंगे। इसका नाम है भाई गुयान। महासागर में बनने वाले अंतर्जात बल, अंतर्जात अर्थात धरती के अंदर लगने वाली बल को, प्लेटें एक दूसरे से मिल रही हैं, और जब दो प्लेटें एकदम, आप ये सोच के रखो कि जिसने पूरे के पूरे महासागरों को अपने ऊपर उठा के रखा है, सारे के सारे इंसानों को, सारे के सारे घर मकानों को उठा के रखा है, वो प्लेट कितना मजबूत होगा। हमारी धरती के अंदर का जो प्लेट है वो जब टकराता है तो बहुत जोर का आवाज आता है, और वो आवाज भूकंप के रूप में निकलता है। भूकंप की प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, तृतीयक तरंगे, ऐसे 3 तरंगे निकलती हैं। प्राथमिक तरंग सबसे स्पीड चलता है और तृतीयक तरंग सबसे स्लो चलता है। आप ये बताओ प्राथमिक तरंग नुकसानदायक होगा कि तृतीयक तरंग नुकसानदायक होगा? एक आदमी गाड़ी चलाते हुए आ रहा है, एकदम स्पीड से आ रहा है, 200 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, निंजा विंजा बाइक है उसके पास, वो 200 की स्पीड में अगर किसी को टक्कर मार देता है, भैंस को ही टक्कर मार दिया, तो फिर बताओ भैंस को 200 की स्पीड में ज़्यादा नुकसान होगा कि एक गाड़ी जो 20 की स्पीड में आ रहा है और भैंस को टक्कर मार दिया? तो किस में भैंस को ज़्यादा तकलीफ किस में होगा? गाड़ी को तो होगा, मुझे मालूम है। मुझे यहाँ पे भैंस लेना ही नहीं था, यहाँ पे मेरे को किसी इंसान को ही लेना था। मैं उस बेचारे पशु का क्या गलती है, लेकिन वही लोग नहीं उठते हैं सड़क से, है कि नहीं? आप लोग बताओ सोच के, नुकसान किस में होगा? स्पीड से आ रही बाइक में कि स्लो आ रही बाइक में? स्पीड से आ रही बाइक में। अब दूसरा प्रश्न, ठीक है, करेक्ट है, जो गाड़ी स्पीड से आ रही है, अगर हम खड़े रहेंगे, कोई गाड़ी 60 की स्पीड से हमको ठोकर मारती है तो हमको ज़्यादा तकलीफ होगा। 10 की स्पीड में आके ठोकर मारेगा तो ब्रेक मार लेगा, अरे अरे भाई कैसे करता है। 10 की स्पीड वाले को हम ऐसे ही बोलेंगे, और 200 की स्पीड में फिर रिपोर्ट लिखाने थाने चले जाएंगे, पूरा भरपाई ले लेंगे, है कि नहीं? ज़्यादा स्पीड से जो गाड़ी आती है उसे नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन कोकलेन देखा, कोकलेन धीरे धीरे, कोकलेन धीरे धीरे, कोकलेन धीरे धीरे, डंपर बात करते हैं, डंपर, बेलन 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 बहुत धीरे धीरे चलता है। बेलन बेलन धीरे 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 आ रहा है, चलो बेलन धीरे धीरे आ रहा है, और ये बेलन यहां के एक आदमी से आके टकराता है। ये तो ज्यादा नुकसान देगा कि एक कार, बेलन आ रहा है 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में केवल 40 किलोमीटर चल रहा है, और एक कार आ रही है अल्टो। अभी अल्टो कार आ रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो उस आदमी को इस अल्टो से ज्यादा नुकसान होगा कि बेलन से ज्यादा नुकसान होगा? आदमी को बेलन ने भी टक्कर मारा और आदमी को अल्टो ने भी टक्कर मारा, उस आदमी को तकलीफ किस में होगा, बेलन से कि अल्टो से? अरे बेलन से होगा। किससे होगा? बेलन से होगा। अगर आदमी जख्म भैंस रहेगा ना, तो बेलन से तो वो गिर जाएगा, बेलन को पीछे नहीं कर पाएगा, बेलन को ऐसे भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अल्टो जब भैंस को मारेगा ना, तो जितना दूर भैंस फेंकागा उससे ज्यादा दूर अल्टो फेंका जाएगा। भार कम होता है अल्टो का, टक्कर मारेगा जरूर, लेकिन वो खुद फेंका जाएगा। लेकिन बेलन को कुछ होगा क्या? बेलन तो अगर आदमी रहा तो फिर वो तो पूरा फिर मसाला बना देगा, पीसी चटनी, है कि नहीं? टमाटर चटनी से फील करो उस दर्द को। तो ऐसे ही भूकंप होता है जो धीरे धीरे आता है, बहुत ज्यादा हैवी वाला आता है। और जो भूकंप धीरे धीरे आता है ना, वो आता है और धीरे 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 पूरा फैल जाता है। तो यहाँ के घरों को, उबाड़ खाबाड़ संरचना को इधर उधर, किसी का घर नीचे था तो उसका घर अचानक से ऊपर दिखाई दे देता है भूकंप के कारण, किसी घर ऊपर था तो वो नीचे दिखाई दे देता है। जबकि स्पीड से जो आता है ना,
वो आया, एक ही जगह नुकसान किया, एक ही जगह नुकसान किया, फिर सीधा ऊपर निकल लिया। जो सबसे तेज भूकंप आता है ना, वो कम नुकसानदायक होता है, और जो भूकंप तृतीयक तरंगों के कारण आता है, धीरे से आता है, वो सबसे खतरनाक नुकसानदायक होता है ना। इनसे संरचनाएं बदल जाती हैं, और कई बार प्लेटें एक दूसरे से टकराकर अंदर जाकर जल जाती हैं, उसके बाद फिर उसको छेद मिल जाता है, तो फिर वहाँ से निकलता है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से संरचना बदल जाना, भूकंप से संरचना बदल जाना, ये अंदर के क्रियाकलाप के कारण हो रहा है, इस कारण इसको बोलते हैं अंतर्जात बल। और एक होता है बाहर से बल लगता है। जब शुरू में पूरे विश्व, पूरे दुनिया में सबसे पहला जो पर्वत बना था वो बना था अरावली, तब वो हिमालय से भी ऊंचा था, है ना। कैम्ब्रियन कल्प में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, तो वो बहुत ऊंचा था, और आज आप जाके देखोगे तो अरावली आप चढ़ के पार कर दोगे, जबकि आज आपके लिए हिमालय को चढ़ पाना ही बहुत मुश्किल होता है। जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी में चढ़ते हैं उसका नाम लिखा होता है, उसको हम पढ़ते हैं जीके के रूप में, है कि नहीं। अरुणिमा सिन्हा, ये सभी लोगों को हम पढ़ते हैं कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा, हम ये सब पढ़ते हैं। और अरावली में रोज कई लोग चढ़ रहे हैं, उसको कोई पढ़ता है कि अरावली में चढ़ने वाला पहला भारतीय व्यक्ति, तो ये तो पढ़ते हैं, अरे रोज चढ़ रहे हैं भाई, 1.5 किलोमीटर चढ़ना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है ना। तो जो पर्वत 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर ऊपर था अरावली, आज जाके देखोगे तो 1.5-2 किलोमीटर हो गया है। अब वो 7 किलोमीटर से ऐसे 1.5-2 किलोमीटर हो गया है, वहां पे अंदर का बल काम नहीं किया है, उसका साइज कम करने का काम किया ऊपर में चलने वाली हवाएं, वर्षा, एवं कुछ माइनिंग करने वाले लोग, खनन करने वाले लोग। मतलब बाहर से बल लगकर उसमें उसके हाइट में कमी आई है, उसको बोलते हैं बहिर्जात बल। हवाओं के कारण, वर्षा के कारण, प्राकृतिक चीजों के रूप स्वरूप में परिवर्तन को बोलते हैं बहिर्जात बल। क्लियर। तो अंतर्जात बल के कारण इन महासागरों का निर्माण हुआ है, और महासागरों में इन बुयान का निर्माण हुआ है। महासागर में पाए जाने वाले पठार को बोलते हैं बुयान। फिर अचानक हम गए तो वहां ऐसे कोई पठार नहीं दिखे, अचानक से हमको ऐसे अंदर में पहाड़ पर्वत दिखाई दे दिए, ऐसे पहाड़ पर्वत दिखाई दे दिए। जैसे मैं आपको ले चलूं यहां पे, तो अटलांटिक महासागर में कभी ज्वालामुखी आया होगा, तो यहां पे एस आकार की पहाड़ पाई जाती है, एस आकार की पहाड़ पाई जाती है। बीच का क्षेत्र इसका उथला दिखाई देता है, एकदम गहरा नहीं है। कम गहरा महासागर आपसे पूछा जाए कि कौन सा महासागर कम गहरा है, तो आप बोलेंगे अटलांटिक महासागर। तो ऐसे ही पर्वतों का जब निर्माण हो जाता है महासागरों के अंदर, तो इन पर्वतों को पर्वत न बोलकर महासागरों के अंदर में इन पर्वतीय संरचना को कटक कहा जाता है। नाम इंपॉर्टेंट है, ये कटक उड़ीसा वाला नहीं है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मभूमि। ये महासागरों के अंदर अंतर्जात बल के कारण बने हुए पर्वत पहाड़ का नाम है, महासागरी कटक बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि भाई ये जो है ये पानी से ऊपर आ गया, सपाट हो गया। यहाँ पे पता चल रहा है कि आदमी लोग अपना घर वर जिला विला बना के जिला घोषित कर दिए, यहाँ पे रहना शुरू कर दिए। ये बन गया अंडमान निकोबार द्वीप जैसा जगह, मालदीव जैसा जगह, लक्षद्वीप जैसा जगह। समुद्र के अंदर अचानक से कोई भूभाग एकदम ऊपर आ गया, वहां पे कोई देश बस गया छोटा मोटा, मेडागास्कर जैसे, या भारत का कोई राज्य बस गया। ये द्वीप कहलाते हैं मेरे भाई, क्या कहलाते हैं? द्वीप। उसके बाद फिर हम और आगे चलते हैं। तो आगे चलते तो हमको एकदम अचानक से ऐसे चल रहे इतना खाई आदमी अंदर जा नहीं पा रहा है। तो महासागरों का एकदम गहरा स्थान अचानक से, जैसे तालाब का कोई जगह एकदम गहरा हो जाता है तो बोलते हैं कि हमारे गांव तरिया के बीच में कुआं है करके, वैसे ही महासागरों के अंदर में कुछ गहरे स्थान हो जाते हैं।
इन गहरे स्थान को गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्त। जैसे प्रशांत महासागर में पूरी दुनिया का सबसे गहरा स्थान है हमारे पृथ्वी में, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। क्या नाम है गाइस? मेरियाना गर्त। और इसी मेरियाना गर्त, अरे मेरियाना गर्त बहुत बड़ा एरिया है, मेरियाना गर्त बहुत बड़ा एरिया है। जैसे आपको मैं बोलूंगा कि राजनांदगांव में अगर आपको पोहा खाना है तो बढ़िया होटल है, एक बढ़िया होटल है, चले जाना। तो आप राजनांदगांव जाओगे पोहा खाने। अब राजनांदगांव तो बहुत सारे होटल हैं जहाँ पोहा बनते हैं। तुमको खंडेलवाल होटल में दिन भर पोहा देखने को मिल जाएगा। आपको फिर मानव मंदिर में पोहा मिल जाएगा, लक्ष्मी नारायण में आपको पोहा मिल जाएगा, मोती स्वीट्स में मिल जाएगा। लेकिन फेमस पोहा बोला जाए जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आए हुए हैं, बोनी कपूर आए हुए हैं, और भी भारत के बहुत बड़े बड़े कलाकार जब मुंबई से कोलकाता जाते रहते हैं तो बीच में उतर जाते हैं, चलो पोहा खा के आते हैं सुबह सुबह करके। वो जगह आपको जाना है तो फिर मैं बताऊंगा भैया मानव मंदिर जाना। चौक का ही नाम मानव मंदिर है, मानव मंदिर चौक के नाम से लोग जानते हैं उसको। वहाँ जाना, वहाँ का पोहा खाना, है कि नहीं? वैसे ही समुद्र में जो गर्त होता है वो बहुत, जैसे एक ही गर्त का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया मेरियाना गर्त, तो मेरियाना गर्त में बहुत सारे गड्ढे हैं, ऐसे 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 बहुत सारे गड्ढे हैं। मेरियाना गर्त का वो पॉइंट जो सबसे गहरा है, आपको इसका नाम बताना है, मेरियाना गर्त का सबसे गहरा स्थान। तो आप बोलेंगे गाइस चैलेंजर गर्त। क्या बोलेंगे? चैलेंजर गर्त। तो मेरियाना गर्त का सबसे गहरा स्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा चैलेंजर गर्त। ये प्रशांत महासागर में। बहुत सारे ऐसे गर्त हैं अलग अलग महासागर पर मैं पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। तो महासागरों की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है? आप ये डायग्राम बना लेंगे और आप इन नामों को भी ध्यान रखेंगे कि महासागरों के पठार को गुयान कहेंगे, पर्वतों को कटक कहेंगे, ऊपर उड़ गया भाग, समुद्र की पानी से ऊपर उड़ गया भाग द्वीप कहलाएगा, और सबसे गहरा स्थान गर्त कहलाएगा। ठीक, चलिए ये वीडियो तो रिकॉर्ड में रहेगा आपके पास, तो हम आगे बढ़ते हैं जो पॉइंट है उसमें। गरिमा आप किस में हैं? किस में हैं? अभी लेने भी आएगा, फ़ोन करोगे तो थोड़ा टाइम होगा क्लास में, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर किसी को टाइम हो रहा होगा तो आप लोग निकल सकते हैं, मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है? जितना आपको लिखाया हूँ पूरा राज्य एवं राजधानी वगैरह उसका भी मैप दिखाऊंगा मैं, ठीक? तो अब हम एशिया पे आते हैं। एशिया महाद्वीप जैसे आप देखते हो, एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। पवन, एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। अब सभ्यता का पालना कहने के पीछे रीजन क्या है? देखो, सबसे पहले तो दुनिया की 60% सबसे बड़ा महाद्वीप है और दुनिया की 60% आबादी यही निवास करती है। आबादी मतलब पॉपुलेशन, ये सारे के सारे पॉपुलेशन यही टॉप में। चीन सबसे ज़्यादा आदमी वाला देश पिछली जनगणना के अनुसार। चीन से भी आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहा है हमारा भारत। चलो कुछ ना कुछ चीज़ों में हम आगे रहते हैं, बच्चे ही पैदा कर लेते हैं तो इसमें आगे है, तो ये भारत। फिर उसके बाद फिर इंडोनेशिया, विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया। हमारा पड़ोसी भी किसी से कम नहीं है, पाकिस्तान, ठीक है? तो यहां 60% आबादी निवास करती पूरे विश्व की। और एशिया महाद्वीप में ही चीन में ये जो रिवर बहती है इसका कलर जो होता है पीली छुईहा वाला जो क्षेत्र होता है ना, वहां से येलो रिवर बहती है और इसकी सहायक नदियां भी इनकी घाटियों को येलो कर देती है। तो ऊपर से जैसे ऊपर से अगर कोई आदमी इसको देखता है एशिया वाले क्षेत्र को, ये जो हंगहो रिवर जो है येलो रिवर, वो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस कारण अगर रंगों में पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप को कौन से रंग से डिनोट किया जा सकता है तो आप बोलेंगे येलो कलर से। एशिया महाद्वीप को पीला महाद्वीप भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को और क्या कहा जाता है मेरे भाई? पीला महाद्वीप, येलो कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है।
कुछ भौगोलिक टर्म्स भी हैं, कुछ भौगोलिक शब्दावलियां हैं। आप इन भौगोलिक शब्दावलियों को भी आप समझेंगे थोड़ा सा। मुझे एक प्लेन स्लाइड चाहिए, भौगोलिक शब्दावली। जैसा आपको कोई पूछ दे कि खाड़ी किसे कहते हैं, प्रायः द्वीप किसे कहते हैं, तो इन दो चीजों को समझो, क्योंकि अभी इसका प्रयोग हो सकता है। खाड़ी, अब कोई वाटर बॉडी है, कोई वाटर बॉडी है, जैसे हम इसको लिख देते हैं बंगाल की खाड़ी। ये तो आपने नाम सुना होगा बंगाल की खाड़ी का, अरे नाम सुना ही नहीं सुना है? बंगाल की खाड़ी जैसे ही मैं नाम लेता हूं वैसे ही आपके दिमाग में ये वाला भारत का हिस्सा आना चाहिए। आता है? फिर उसके बाद फिर ये जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, ये भारत वाला क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है ये म्यांमार वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? म्यांमार वाला। ये पानी का हिस्सा तीन तरफ से घिरा हुआ है। क्लास में हूं भाई, बताओ, बोलना बोलना आशीष। हेलो, हाँ तो मैं क्लास के बाद फोन करता हूं, है ना। अब ये देखो, ये जो वाटर बॉडी है ये तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। इसी पानी को खाड़ी कहेंगे। इसी पानी को क्या कहेंगे? खाड़ी। तो खाड़ी का तात्पर्य यह होता है कि वो जल राशि जो तीन तरफ से स्थल से घिरी हुई होती है उसे खाड़ी कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रायः द्वीप का। आपने बार बार सुना होगा भारतीय प्रायः द्वीप। हमारा छत्तीसगढ़ कौन से प्रायः द्वीप में आता है? भारतीय प्रायः द्वीप। ये जो भारतीय प्रायः द्वीप है, देखो इसको, सीधा भारत का ही मैप बना देते जैसे भी। देखो, मैप की सुंदरता जब मैं आपको विस्तृत भूगोल पढ़ाऊंगा तब देखना, अभी केवल भावनाओं को समझो। कैसे मिस्टर पिंटू, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यार? अरे यस सर, नो सर, कुछ तो बोलो। हाँ, ये देखो, ये पानी दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक, दिखना चाहिए। अब ये जो जगह है इतना वाला, ये इधर से भी पानी से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, बंगाल की खाड़ी से जी, और नीचे हिंद महासागर से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखो। और हिंद महासागर जब इधर टच करता है, इधर अरब देश है, इस कारण इसका नाम है अरब सागर। अभी अरब सागर से घिरा हुआ ऐसे दिखाई दे रहा है। तो कोई जमीन जब तीन तरफ से पानी से घिर जाता है, कोई जमीन जब तीन तरफ से पानी से घिर जाता है, उस जमीन को प्रायः द्वीप कहते हैं। उस जमीन को क्या कहते हैं? प्रायः द्वीप। यही अपना छत्तीसगढ़ भी तो है, तो छत्तीसगढ़ जो है वो प्रायः द्वीपी भारत का हिस्सा है, हम ऐसे बोल देते हैं। तो ये प्रायः द्वीप और खाड़ी में इतना सा अंतर है कि अगर जमीन तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो प्रायः द्वीप कहलाएगा, पानी तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है तो वो खाड़ी कहलाएगा। तुरंत इस नक्शे को बनाइए। इसका फोन, हेलो, हाँ लगभग 7 बजे तक चलेगा। हाँ ओके ओके ओके, थैंक यू।
ओके, चलिए अब आए मैपिंग में। चल, एशिया महाद्वीप, तो ये है हमारा पूरा का पूरा एशिया। बहुत सारे देश अलग अलग बांट के पढ़ते हैं, ऐसे देखो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले पूर्वी एशिया, दिशा बता देता हूं मैं आपको, दिशा बता देता हूं। ये जो है ये पूर्वी एशिया है, यहां से अपन देखते हैं, ये पूर्वी एशिया। ये जो है ये है दक्षिणी एशिया। ये जो कहलाता है, यहां से हम जाते हैं इधर पूर्व की ओर, इधर दक्षिण की ओर, ये कहलाएगा मध्य एशिया। और इन सब को हम एक बार पढ़ लेंगे पश्चिम एशिया मानकर। क्या मानकर पढ़ लेंगे? पश्चिम एशिया मानकर। अब देखो दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के बीच में कुछ देश दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया। तो कैमरा भी कवर कर पाए, इस कारण हम इसको अलग अलग खंडों में बांटकर पढ़ते हैं। आज आपको मुख्यतः इन देशों का लोकेशन देखना है और इनसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं ये देखना है, और इनकी राजधानी देखनी है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो एसएससी और रेलवे का पेपर दिलाते हैं, उसमें आप दमिश्क किसकी राजधानी है, या किर्गिस्तान की कौन सी राजधानी है, ताशकंद जो समझौता हुआ था वो कौन से देश में हुआ था, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। आप देश देख लो, देश की राजधानी याद कर लो, एक प्रश्न यहीं से आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पढ़ना पड़ेगा देश एवं उसकी राजधानियाँ, ये एशिया में ही लगेगा, बाकी सारे के सारे एकदम ईजी है। और ये भी बहुत ईजी है, आप पढ़ लेना एक बार। अभी आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, एक बार मेरे इसी वीडियो को आप घर में जाके ऑनलाइन रिवीजन कर लेना, फिर छूटे तो फिर बताना। ठीक है भाई, जोड़ी मिलाव करके ऑप्शन में देगा, 2 ठने का भी अगर आप पकड़ लेते हैं तो 2 ठने ऐसे ही समझ में आ जाता है। जो कूट वाले प्रश्न होते हैं ना, वही सबसे बेस्ट और सबसे सटीक होते हैं, लोग उससे परेशान रहते हैं। अरे वो तो ऑलरेडी हिंट दे देते हैं, हम इतना सारा पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो हम पढ़ के जा रहते हैं, एक भी पकड़ में आ जाता है तो बाकी बन जाता है। करके आप CGPSC को बोलो थैंक यू, और आप व्यापम को बोलो कि आप वैसे ही प्रश्न दिया करो ताकि हम पकड़ लें, है ना। लोग एकदम हुआ बना के रखते हैं, एकदम डरते हैं। चलिए हम पूर्वी एशिया पे आते हैं। पूर्वी एशिया, तो पूर्वी एशिया में अभी ये जो आपको दिख रहा है ये है चीन। ये कौन सा देश दिख रहा है गाइस? चीन। ये चीन दिख रहा है, और चीन की जो राजधानी ये है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। एशिया का सबसे बड़ा देश है, एशिया का सबसे बड़ा देश रूस नहीं बोलना, रूस की राजधानी है यूरोप में। उसका जमीन भले चीन से बड़ा है एशिया में, लेकिन उसकी राजधानी तो यूरोप में है। तो रूस जो हो गया, राजनीतिक रूप से रूस यूरोप का देश है, और राजनीतिक रूप से एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो है चीन। जमीन में भी सबसे टॉप में है, और यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। 2011 में जो जनसंख्या हुआ है उसके अनुसार चीन। चीन की राजधानी हमने बताया बीजिंग। इसके बाद फिर आपको ये दिख रहा होगा मंगोलिया। मंगोलिया, एक नाम तो आपने सुना ही होगा, चंगेज महान, चंगेज खान, ये नाम सुना होगा आपने। तो चंगेज खान का जो साम्राज्य था वो इसी मंगोल में था, इसी मंगोलिया में था। तब मंगोलिया का शासन पूरे के पूरे मध्य एशिया तक पूरा फैला हुआ था। ये यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों में कब्जा कर लिए थे। आज ये खुद हर चीज के लिए चीन पर निर्भर है, चीन इन पर दबाव डालते रहता है। रूस और चीन के बीच में
ये एक बफर स्टेट बन गया है, बीच का क्षेत्र बन गया है। ये ऐसे क्षेत्र आता है जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। ना तो यहाँ पे ढंग से यहाँ पे बारिश होती है, ना तो यहाँ पे ढंग से ठंडा लगता है। यहाँ का क्लाइमेट एकदम अलग है, मरुस्थलीय क्षेत्र में आ जाता है, गोबी का मरुस्थल पड़ जाता है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना इतनी अच्छी नहीं है कि वो संपन्न हो पाए, तो आज वो बहुत गरीब टाइप का देश हो गया है, संघर्षशील देश है मंगोलिया, जिसकी राजधानी है उलान बटोर। इसकी राजधानी क्या है? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। चीन की राजधानी है बीजिंग और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा जो लैंडलॉक भू आवेष्टित देश है। भू आवेष्टित देश का मतलब है कि ऐसा देश जो किसी भी महासागरों से सीमा स्पर्श नहीं करता। ऐसा देश जो किसी भी महासागरों से सीमा स्पर्श नहीं करता, सीमा साझा नहीं करता, वो देशों के बीच में है, वो है कजाकिस्तान। पहले नंबर पे क्या है? कजाकिस्तान। मंगोलिया के जस्ट बगल में आपको दिखाई देगा कजाकिस्तान। ये देखो, अरे अरे अरे, ये देखो इधर, ये कजाकिस्तान दिख रहा है क्या? और ये है मंगोलिया। आप खुद देखो, ये वाला बड़ा दिख रहा है ना गोला, ये गोला बड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है जी? तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो लैंडलॉक देश है वो कजाकिस्तान है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर है मंगोलिया। दूसरे नंबर पर कौन है? मंगोलिया। तो दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक या भू आवेष्टित देश है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। फिर हम आगे आते हैं, ये जो है 4 द्वीपों पर बसा हुआ एक देश है। 4 द्वीप हैं यहां पे। चारों द्वीपों का अगर मैं नाम लिख दूं तो आप इसको अच्छे से याद रखना। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। आप इस क्रम को याद रखेंगे। और इन चारों द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप जो है वो होन्शु है, इसको भी याद रखेंगे। इन चारों द्वीपों को ही मिलाकर कहा जाता है जापान। इन चारों द्वीपों से कौन सा देश बनता है गाइस? जापान। और जापान की राजधानी है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और ये टोक्यो जो पड़ता है, ये पड़ता है होन्शु में। कहाँ पड़ता है? होन्शु में। टोक्यो जापान की राजधानी। 4 द्वीपों से मिलकर बना है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, जापान। और इन चारों द्वीपों में सबसे बड़ा जो द्वीप है ये है होन्शु। पेपर में उत्तर से दक्षिण क्रम में जमा हुआ आता है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, चारों द्वीपों का नाम दिया जाएगा। इनमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे होन्शु। सबसे छोटा द्वीप पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे शिकोकू। ये 4 द्वीपों से मिलकर बनता है जापान। देखो समुद्र के अंदर है। इसको उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है क्योंकि ऐसे है। तो हमारे एशिया में जो सबसे पहले सुबह हो रही है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, सूर्य ऐसे घूम रहे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, तो सूर्य का प्रकाश पहले जापान पे पड़ता है। इस कारण जापान को उगते हुए देश का, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो 2 ठने, ये पहले एक ठने ऐसे देश था जिसको बोलते थे कोरिया। जब यह कोरिया स्वतंत्र होता तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। इसका इतिहास जब हम भूगोल पढ़ाएंगे, विश्व भूगोल, कुछ समय बाद, छत्तीसगढ़ कंप्लीट होने दो, छत्तीसगढ़ कंप्लीट होने दो, फिर विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा मैं। भूगोल बहुत विस्तृत पढ़ोगे आप। यह हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नाम सुने दक्षिण कोरिया? किस लिए फेमस है दक्षिण कोरिया भारत में? भारत में दक्षिण कोरिया किस लिए फेमस है? मेरा पसंदीदा मोबाइल जो है सैमसंग है। और सैमसंग का जो कंपनी, सैमसंग कंपनी यहीं की है, दक्षिण कोरिया की। और भारत में भी नोएडा में जो सैमसंग कंपनी है वो दक्षिण कोरिया के साथ ही सांठगांठ से बनी हुई है। तो अब सैमसंग का मोबाइल जो होता है वो भारत में भी तैयार किया जाता है, भारत के नोएडा यहाँ पे। ठीक है,
तो सैमसंग कंपनी कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की। और दूसरा, विश्व की सबसे बड़ी बड़ी इमारतों को बनाए जाने के लिए जो इंजीनियर होते हैं वो दक्षिण कोरिया से होते हैं। जैसे आपने सुना होगा बुर्ज खलीफा, तो बुर्ज खलीफा को संयुक्त अरब अमीरात में दक्षिण कोरिया के इंजीनियरों ने ही बनाया था, दक्षिण कोरिया की कंपनी ने ही बनाया था। तो अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस हैं और अपने सैमसंग मोबाइल के लिए फेमस हैं। सैमसंग के बहुत सारे गैजेट आते हैं, ठीक है ना। तो सैमसंग कंपनी दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है यह है सियोल, और यहीं पे ऊपर में जाएंगे तो सबसे पूरी दुनिया का सबसे भ्रष्ट, सबसे बर्बाद देश मिलेगा आपको, उत्तर कोरिया। जिस भी देश का, आपके देश के राजनेता उतने भ्रष्ट नहीं है जितना भ्रष्ट उत्तर कोरिया का राजनेता है, ठीक है। यहाँ का जो राजा है वह है किम जोंग, जो कि तानाशाह जैसा है। कौन से देश के आदमी यहाँ पे आएंगे, ऐसा वैसा करके एनी टाइम अपने बिस्तर में परमाणु बम का बटन लेके सोया रहता है। आए दिन बड़े बड़े लोगों से पंगा लेते रहता है, कभी भी, है कि नहीं। उसका कोई दिन तिथि नहीं है कब उसको अमेरिका निपटा दे, ठीक है। ये उत्तर कोरिया है। अपने को इसकी राजधानी से मतलब है, इसकी राजधानी का नाम है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया का राजधानी है प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया का राजधानी है सियोल। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं ताइवान। ताइवान, इसका संघर्ष चीन से लगातार चल रहा है। चीन इस पर अपना दावा करता है कि ये मेरा करके। ताइवान वाले लोग बहुत राष्ट्र प्रेमी हैं कि नहीं हम अलग हैं और हम स्वतंत्र रहेंगे, चीन के दबदबे में नहीं आएंगे। उन्होंने तिब्बत को बर्बाद कर दिया, वैसे ही हमको बर्बाद कर देंगे। तो इसी कारण जो ताइवान है, ताइवान देश की जो कैपिटल है यह है ताइपे। ताइवान की कैपिटल है ताइपे। ताइवान एक देश है जिसकी कैपिटल है ताइपे। क्लियर। तो ये हो गए आपके पूर्वी एशिया के देश। अब हम आते हैं दक्षिण पूर्व एशिया। चीन से नीचे हम शुरू करते हैं। देखिए एक बार मैं ये दिखा देता हूं। अब हम यहां आएंगे, ये देखो चीन दिख रहा है, चीन, और ये भारत दिख रहा है ना, भारत। तो भारत के ईस्ट साइड और चीन के नीचे साइड। अब हम सीधे सीधे यहां पे जाएंगे भाई। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिर उसके बाद फिर तिमोर तक जाएंगे। गरिमा ना, हाँ ठीक ठीक, वही मैं पूछ रहा था। ओके, तो देखो दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में देखते हैं। दक्षिण पूर्व जो एशिया है यह शुरू होता है म्यांमार से। ये दिख रहा है, यह है म्यांमार, और म्यांमार की राजधानी नैपिदा। यह म्यांमार है। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, और बर्मा की राजधानी थी रंगून। आपने गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। हमारे यहाँ जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, उन्होंने दिल्ली में जो सैन्य विद्रोह हुआ था 1857 में, तो बहादुर शाह जफर तो उस समय तो बीमार अवस्था में थे, सियान हो चुके थे एकदम से। तो भी यहाँ के लोग बोले कि भाई अंग्रेजों को हटाना है, अंग्रेजों को भगाना है, हम आपको हिंदुस्तान का सम्राट घोषित करते हैं। वो बोला कि अंग्रेजों के पेंशन से जी रहा हूँ, मैं कहाँ सम्राट बनने के काबिल हूँ, मैं तो पूरा का पूरा कमज़ोर हो चुका हूँ। तो फिर यहाँ के लोगों ने बोला भाई आपको तो हम लीडर मान चुके हैं, और आपका जयकारा लगाते ही हम अंग्रेजों से लड़ाई करेंगे। देखो हमने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जगहों को हमने अंग्रेजों से छुटकारा दिला दिया है, अब हम दिल्ली को भी आज़ाद करेंगे। दिल्ली में जब आपकी सत्ता वापस आ जाएगी, वैसे ही हम ये मान के चलेंगे कि अंग्रेज यहाँ से अब रफा दफा हो जाएंगे। तो फिर बहादुर शाह जफर वो कविता लिखते थे। एक्चुअली बहादुर शाह दूसरे नंबर के थे। तो वो बोलते कि मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बिल्कुल अंग्रेजों को खदेड़ना है तो मैं बिल्कुल तुम्हारा साथ दूंगा। तो फिर वो बोले कि भाई नेतृत्व तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नेतृत्व तो मैं करने दूंगा अपने चेले बख्त खां को। तो उसने भेज दिया बख्त खां को। अंग्रेजों ने बोला कि भाई विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सबने बोला कि बहादुर शाह जफर ने। कि बहादुर शाह कहाँ गया वो?
तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को खोजा, हुमायूं के मकबरे में वो छुपा था, उसके बच्चों को तो वहीं मार दिया, दीवार पे चुनवा दिया, और बहादुर शाह जफर को पकड़ के यहीं के घने जंगलों में ला दिया और छोड़ दिया। काले पानी की सज़ा बोलते हैं। काले पानी की सज़ा का मतलब ये नहीं होता कि किसी आदमी को पकड़ के काले काले कलर के पानी में डाल दो या गटर में डाल दो। काले पानी का मतलब ये होता है मेरे भाई कि ऐसे जगह में ले जाके छोड़ दो जहाँ से वो वापस ना आ सके। ऐसे घने जंगल में ले जाके छोड़ो, एक घना जंगल यहाँ ले जाके छोड़ो, इधर जाएगा बहुत दूर चलेगा, उसको रास्ते नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे, घना जंगल शुरू हो जाएगा, फिर वो अपना रास्ता चेंज करेगा, यहाँ पे भी घना जंगल, फिर वो अपना रास्ता चेंज, फिर घना जंगल, फिर आखिर में उसको यहीं पे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम उसके लिए कुछ तो छाए हैं, कुछ समय वो जी सकता है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था है। सभी तरफ वो चल चल के कोशिश कर लिए कि वो, लेकिन वो सामान्य स्थल पर नहीं निकल पाए। ऐसे दुर्गम घने स्थान को हम बोलते हैं किसी को छोड़ देने के बाद काले पानी। ठीक है, पूरा जीवन उसका अंधकार में, काले पानी का सजा इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर जो था उसको यहीं छोड़ा गया था, यहीं के घने जंगलों में छोड़ा गया था। म्यांमार, वर्तमान इसका नाम है म्यांमार और इसकी राजधानी है नैपीदा। पहले इसका नाम था बर्मा और उसकी राजधानी हुआ करती थी रंगून। भारत का हिस्सा था, अंग्रेजों ने प्रशासनिक इकाई के लिए इसको बांट दिया था। 1935 के अधिनियम के तहत प्रशासनिक विभाजन कर दिया था। उसके बाद फिर आप आएंगे थाईलैंड में। लोगों के मुंह से आपने बहुत सुना होगा थाईलैंड जाएंगे ऐसा करके, तो यही है वो थाईलैंड। ये देखो, ये भारत के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड। आप कार में जाना तो कार में चले जाओ, उड़ के जाना है तो उड़ के चले जाओ, पानी से आना तो पानी से भी आ जाओ, जैसे तुम्हारी इच्छा आ जाओ, यही मिलेगा थाईलैंड। थाईलैंड की जो राजधानी है इसका नाम है बैंकॉक। म्यांमार का नैपीदा और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। यह थाईलैंड, इसकी राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड के थोड़ा सा आगे जाओगे चीन के नीचे तो फिर से आपको एक देश दिखाई देगा, यह है लाओस। ये कौन सा देश है? लाओस। लाओस, और लाओस का जो राजधानी है यह है वियंतियन, वियंतिना ऐसे ही बोल सकते हैं। वियंतिन या वियंतिना, जो भी बोल दो। उसके बाद फिर आप वियतनाम में आ जाओगे। अगला जो देश पड़ेगा वो पड़ेगा आपको वियतनाम। यह वियतनाम, और वियतनाम की राजधानी जो है वो है हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। उसके बाद फिर आप पहुंचोगे कंबोडिया में। यह है कंबोडिया, और कंबोडिया की जो राजधानी है यह है नाम पेन। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नाम पेन। कंबोडिया की राजधानी। अब इसके बाद फिर आप एक चीज सुने कि आप देखेंगे मलेशिया। मलेशिया के नीचे सिंगापुर है। ये दिख रहा है मलेशिया? ये मलेशिया है, और मलेशिया की जो कैपिटल है यह है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर मलेशिया का जो राजधानी है यह है कुआलालंपुर। और मलेशिया के नीचे में ही ये जो क्षेत्र है यही है सिंगापुर। देखो कितना छोटा सा जगह, और इतने सारे देशों में सबसे रईस देश है सिंगापुर, सबसे रिच। अभी रईस क्यों हुआ? पहले जो जहाज हुआ करते थे ये ऐसे आया करते थे, जैसे इधर अमेरिका है, ये हो गया जापान, जापान के इस पार, यहाँ से अमेरिका शुरू हो जाता है। तो अमेरिका का कोई जहाज आ रहा है, वो ऐसे ऐसे इधर उधर से कहाँ से रास्ता वास्ता खोज के से घूमते जा रहा है। तो सिंगापुर बोला, अरे भाई इतना घूमने की क्या जरूरत है, आप इधर से आ जाओ ना, मैं तो जगह दे रहा हूं, और प्लस मैं आपको जगह दे रहा हूं, इतना लंबा चौड़ा हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस को मैं कम करा रहा हूं, और साथ ही साथ
जो तुम्हारे जहाज वहाज चला रहे हैं उनको विश्राम करना तो मैं विश्राम भवन बना देता हूँ। डांस वांस देखने का मन करा तो मैं यहाँ पे लोगों को बुला के नचवा भी देता हूँ। ताश वास खेलना है, जो भी जो हुआ सारा का सारा मैं कसिनो वसिनो बना देता हूँ। मैं मनोरंजन की पूरी मैं सुविधा देता हूँ। बड़ी मस्त यहाँ पे मैं पोर्ट बनवा देता हूँ, आप अपने जहाज को यहाँ पे पार्क कर देना और विश्राम कर लेना। तो सिंगापुर ने अपने आप को इतना डेवलप कर दिया कि आज के डेट में दुनिया की सारी जो जहाजें आना जाना करती हैं वो सिंगापुर के रूट से ही करती हैं। तो ये इनके किराए से ही जी जाता है और किराया ले लेकर पूरे एरिया का सबसे रिच कंट्री बन चुका है। तो इसी को कॉपी कर रहा है मलेशिया। मलेशिया बोलता है अमेरिका की मदद से मैं भी यहाँ पे एक नहर बनाऊंगा। तो जो जहाज को इतना घूमना पड़ता है वो सीधा सीधा ऐसे आ जाएगा, तो समय लगेगा, लेकिन मलेशिया भी यही काम अब कर रहा है। इसको तो इतना भी घूमना नहीं पड़ेगा इधर से, है कि नहीं। तो ये सब चीज। अब आगे आते हैं। मलेशिया के नीचे ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा होगा, ये पूरे विश्व का सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश है। सबसे ज्यादा इसके पास आइलैंड है, सबसे ज्यादा द्वीप हैं। इस देश का नाम है इंडोनेशिया। इस देश का नाम क्या है बच्चों? इंडोनेशिया। ये पूरा जो देश है सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है, इसका नाम है इंडोनेशिया। इस इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी इंडोनेशिया में। लेकिन वहाँ के एयरपोर्ट में आप उतरोगे तो आपको पूरे के पूरे हमारे जो सनातन धर्म के जो देवी देवता हैं उनकी आकृति देखने को मिलेगी। वहाँ के टीवी सीरियल में सबसे जो फेवरेट सीरियल होता है वो रामायण होता है। वो सनातन धर्म से मिले हुए हैं, समझ रहे हो। और इसी इंडोनेशिया की जो राजधानी यह है जकार्ता। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। ये शुरू हो जाता है, देखो ये अंडमान निकोबार द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप के बाद फिर शुरू हो जाता है इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया, ये जो द्वीप है इस पर 2 देशों का अधिकार है, ठीक है। बोर्नियो द्वीप नाम है इसका। बोर्नियो द्वीप पर ऊपर में जो है ये ब्रुनई का अधिकार है, और नीचे तो आपको दिख ही रहा है इंडोनेशिया। अच्छा 3 देश हैं इसमें, ब्रुनई भी है, इंडोनेशिया भी है और मलेशिया भी है। 3 देश हैं इसमें। अभी हम देश पढ़ रहे हैं, फिर हम द्वीप वगैरह को अलग से पढ़ेंगे। ये जो छोटा सा जो देश है जिसका नाम हमने बोला ब्रुनई, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर था, आप समझ चुके हो। जो ब्रुनई देश है इसकी जो राजधानी, ये थोड़ा सा इस नाम को थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, बंदर शेरी बागवान। ब्रुनई की राजधानी है बंदर शेरी, याद रखना, ब्रुनई की राजधानी है। उसके बाद फिर यहां पे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है पूर्वी तिमोर। यहां पे एक छोटा सा देश है, इस देश का नाम है पूर्वी तिमोर। और पूर्वी तिमोर की जो राजधानी ये है दिल्ली। पूर्वी तिमोर की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली नहीं, दिल्ली, पूर्वी तिमोर। ये हो गया आपका साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज। अब हम आते हैं दक्षिण एशिया में। मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, क्योंकि टाइम को भी देखना पड़ेगा, है कि नहीं। ये बहुत आसान सा है। दक्षिण एशिया में आता है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो इस भारत में आप देखो, भारत की राजधानी तो ये दिख रहा है नई दिल्ली। भारत के बगल में ये है नेपाल, और नेपाल की राजधानी काठमांडू। और उसके बाद फिर ये भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। उसके बाद फिर ये देखो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। उसके बाद फिर है श्रीलंका।
श्रीलंका की राजधानी यहां पे लिखा है कोलंबो, लेकिन आप बोलेंगे जयवर्धनेपुरा। जयवर्धनेपुरा, कोट्टी जयवर्धनेपुरा होता है कि नहीं? तो ऑप्शन में अगर कोलंबो ना आया तो आप बोलेंगे जयवर्धनेपुरा, वही कोलंबो के बगल में ही है। ठीक है, नीतीश जल्दी उठ गए थे क्या? उसके बाद फिर ये मालदीव, और मालदीव की राजधानी है माले। इसके बाद फिर हमारा जो पड़ोसी है, क्या गलत मैप ले लिया यार मैं भी, ये हमारा भारत है। चलो ओके ओके, ये हमारा भारत है। ये जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो राजधानी ये है इस्लामाबाद। और उसके बाद फिर इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, इसकी राजधानी है काबुल। तो ये हो गया आपका दक्षिण एशिया। ठीक है भाई, तो आज हम इतना ही रखते हैं। बाकी मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया परसों आप 4:30 बजे आइए, मैं पहले उसको करा देता हूँ मैपिंग को। उसके बाद फिर परसों से आप लोगों का अंक गणित शुरू करूँगा। ठीक है, कल आप लोग घातांकरणी का लास्ट क्लास देख लेंगे, कल मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा एक वीडियो अपलोड करके। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का भूगोल शुरू करते हैं पूरा, पर्वत, पठार, नदी, नाले, जलप्रपात, कृषि, खनिज, सोमवार से शुरू करते हैं। ठीक है, कल गणित का बनेगा, कल गणित को मैं अपलोड करूँगा। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल, वो तो अच्छा रहेगा, फिर आप लोग बैठोगे तो, है कि नहीं? मैं फ़ोन करूँगा फिर पवन। ओके, मैं ग्रुप में डाल दूँगा तो आप लोग पहुँच जाना, है कि नहीं? जितने भी समय, या तो एक बार मैं कॉल भी कर दूँगा। ठीक है पिंटू, चारों नंबर को एक्सचेंज कर लो भाई आप चारों। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, मैपिंग समझ में आया?